हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 8वां लेक्चर है, जिसमें हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को कवर करेंगे, जो कि हम यह महेश सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से दिया है। प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करेंगे, जहाँ आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे। आज का टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी। मुख्यतः मगध साम्राज्य में राजनीतिक दशा के बारे में हम जानेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। तो हम देखेंगे कि उस समय मुख्यतः 3 साम्राज्य हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मौर्य वंश से पहले मानेंगे। तो हम इन 3 वंशों के बारे में अच्छे से जानेंगे, प्रश्नों को इसके कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी ईस्वी में हुआ था? किसकी बात हो रही है? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। मगध साम्राज्य पहली बार कब उदित हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम वंश कौन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश की राजधानी, इन्होंने राजगृह बनाई थी, जो कि वर्तमान के बिहार में है। आगे है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। इन्होंने बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर, जहाँ पे ये समझते थे, वहाँ वैवाहिक संबंध बना के अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया था और साम्राज्य का सशक्तिकरण किया था। कैसे? जैसे बिंबिसार ने कौशल के नरेश, जैसे कौशल जो महाजनपद था, उसके नरेश प्रसेनजित की जो बहन थी, कौशल के नरेश प्रसेनजित थे, उनकी बहन से उन्होंने विवाह किया था। उसी प्रकार वैशाली के जो चेटक की पुत्री चिलन्ना थी, उन्होंने उनसे भी विवाह किया था। इसी प्रकार वैवाहिक संबंधों के आधार पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया था। तो यह वैवाहिक संबंधों के आधार पर ही अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जाने जाते हैं। आगे, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? कुल कितने महाजनपद थे? 16। उसमें से कौन सा ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था? वह था अस्मक या अस्सक। ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो 16 महाजनपदों में जो दक्षिण भारत में था। वह अस्मक या अस्सक था, जिसकी राजधानी पोटली या पाटन थी। पोटली या पाटन थी। 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसी राजधानी या महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, और गोदावरी नदी के तट पर वह अस्मक या अस्सक था, जो कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोटली या पाटन थी। पाटन। आगे देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? अर्थात नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था? मौर्य वंश का। मगध पर मौर्य वंश से पहले कुल कितने साम्राज्य हुए थे? 3। हर्यक वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, उस समय पाटलिपुत्र को राजगृह से राजधानी उदयन के द्वारा बनाया गया। उदयन कौन थे? हर्यक वंश के तीसरे शासक थे, अजातशत्रु के पुत्र, और अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। राजगृह से पाटलिपुत्र में राजधानी स्थानांतरित की थी। आगे है, उदयन वासव दत्ता की कहानी किस स्थान से विशेष रूप से संबंधित है? किस स्थान विशेष से संबंधित है?
उदयन और वासुदत्ता की कहानी उज्जैन से। उज्जैन वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे एक नोट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक धनानंद का शासनकाल था। जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ, जो कि व्यास नदी के उत्तर में ही रहा, लेकिन उस समय भारत में किस वंश का शासन था? नंद वंश का। नंद वंश में शासक कौन थे? धनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक भी थे, और इन्हें हम सिकंदर के समकालीन कह सकेंगे। कभी प्रश्न आए कि सिकंदर के समकालीन कौन से शासक थे, तो धनानंद। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय भारत में शासक धनानंद थे। सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, धनानंद को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये भी सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसीलिए सिकंदर के समकालीन धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। आगे है, यहाँ पे एक प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने जीवक को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया, अर्थात इन्होंने संरक्षण दिया था जीवक को। तो कब बिंबिसार के जो राजवैद्य थे वो जीवक थे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्यक वंश के जो राजवैद्य वो जीवक थे, जो कि गौतम बुद्ध के समय में थे। इन्होंने गौतम बुद्ध का इलाज भी किया था। आगे है, प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास, श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? यह आकृति का है, अर्धचंद्राकार था। जैसे हम देखते हैं श्रावस्ती कहाँ है? वर्तमान के यूपी में है। तो श्रावस्ती का भी पूछता है उसका आकार कैसा था। एक जैसे राज्य क्षेत्र होता है, तो उसी में से श्रावस्ती का राज्य क्षेत्र की बात की गई है, तो अर्धचंद्राकार था, ऐसे जैसे होता है ऐसे श्रावस्ती। आगे है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? वो कौन थे जो अपने पिता की भी हत्या की और अपने पुत्र के द्वारा स्वयं मारे गए? अजातशत्रु। अजातशत्रु अर्थात जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। जैसे बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बने। फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके राज्य संभाला। तो ये एक दूसरे की हत्या करके के शासक बने, इसलिए इस वंश को ही, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे है, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? पोरस उस समय उत्तर भारतीय राजा थे। सिकंदर और पोरस के बीच में किस नदी के पास युद्ध हुआ था? झेलम नदी। झेलम नदी वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर में है। और उस कश्मीर में और पंजाब के क्षेत्रों में, पंजाब पहले जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो सब भी था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये जब युद्ध हुआ था, पोरस इतना महान था, या फिर कहेंगे कि सिकंदर से युद्ध करते समय सिकंदर इतने प्रभावित हुए थे पोरस से। पोरस पुरु पंजाब के ये शासक थे। वर्तमान का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और भारत में जो पंजाब का क्षेत्र है, इनके मध्य पंजाब में हुआ था। इनके पोरस से इतने प्रभावित हुए थे युद्ध में सिकंदर, उनकी साहस को देखते हुए इन्होंने सम्मान दिया था सिकंदर को। सिकंदर के युद्ध का इन्होंने सम्मान किया। और व्यास नदी से ही सिकंदर, जो व्यास नदी है वर्तमान की, वहीं से वो वापस लौट गए, इधर नहीं आए थे। तो ये भी याद रखिएगा कि कहाँ से सिकंदर वापस लौट गया, जो भारत में नहीं आया था।
वो सीमा थी व्यास नदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए इसका। आगे देखते हैं। किस शासक को परम परस परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं? किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं? महापद्म नंद को। महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं। महापद्म नंद नंद वंश के शासक थे। नंद वंश के शासक महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंदवंश महापद्मनंद कौन थे? नंदवंश के संस्थापक। जिस प्रकार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, उसी प्रकार नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। इन्होंने एक छत्र की उपाधि और एकराट की उपाधि धारण की थी। एक छत्र और एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्म नंद के द्वारा। तो कभी भी प्रश्न है तो ये भी याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। चलिए हम उसको देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। महाजनपद और उनकी राजधानियां, कुल 16 महाजनपद थे। जैसे हम जैन धर्म के, जैसे जैन धर्म में और बौद्ध जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र से, भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और बौद्ध ग्रंथ का नाम भागवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के उदय का वर्णन मिलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें एक हमने देखा था जो दक्षिण भारत में था और गोदावरी नदी के था, एकमात्र ऐसा जो दक्षिण भारत में महाजनपद था। तो 16 महाजनपदों का क्रम और उनकी राजधानियां देखेंगे। पहला अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था, जो वर्तमान का मुंगेर है। ये बहुत महत्वपूर्ण। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। ये भी पूछा जाता है, चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। मालिनी वर्तमान के मुंगेर को कहा जाता था। दूसरा महाजनपद मगध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे राजगृह भी कहते थे। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जो कि वर्तमान के बिहार में है। आगे मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी। कुशीनारा को पावापुरी नाम से भी जानते हैं। यह वर्तमान के देवरिया गोरखपुर के क्षेत्र में पड़ता है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, वर्तमान का बनारस। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, जो और वर्तमान का अयोध्या क्षेत्र, जो कि फैजाबाद पूर्व नाम था, वर्तमान में हाल ही में फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। तो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। आगे है पांचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी पांचाल। पांचाल महाजनपद की राजधानी दो क्षेत्रों में बात थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। जैसे कोई क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है तो उसको दो भागों में, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी, तो याद रखिएगा इसको। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान का जो मेरठ का और दक्षिण पूर्व हरियाणा के क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ क्षेत्र कहते थे, वह कुरु महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह एवं मिथिला क्षेत्र था। मिथिला वर्तमान का हम देखते हैं मिथिला क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र वर्तमान में उस समय वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ अर्थात वज्जी महाजनपद।
मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान का जयपुर है, वहां पे मत्स्य महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। वत्स महाजनपद की राजधानी, एक महाजनपद वत्स था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान का इलाहाबाद क्षेत्र है, और बांदा कौशाम्बी क्षेत्र से कहते थे, वह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था, वर्तमान का मथुरा, तब का सूरसेन की वह राजधानी थी। चेदी महाजनपद की राजधानी, चेदी महाजनपद की राजधानी सोथिवती थी, जिसे सुक्तिमती भी कहते थे। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती थी। असमक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली थी, जो एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के तट पर। तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न आता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसीलिए प्रश्न आते हैं। आगे है अवंती महाजनपद की राजधानी। अवंती महाजनपद की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। मुख्यतः है अवंती महाजनपद की राजधानी, तो माहिष्मती हम लगाएंगे। आगे देखते हैं गांधार महाजनपद की राजधानी, यह वर्तमान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, और 16वां एवं अंतिम महाजनपद कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, जिसे राजपुर भी कहते थे, वर्तमान के कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे एक नोट है कि वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। तो कभी भी प्रश्न है कि गणतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले कहाँ मिलती है, वज्जी और मल्ल महाजनपदों में, जबकि सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली वैशाली क्षेत्र में पाया गया था। आगे है हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, नागदशक की हत्या करके नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। आगे है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। तो उज्जैन महाजनपद था, उसका प्राचीनतम नाम क्या था, अवंतिका। उज्जैन की राजधानी अवंतिका भी थी, उज्जैन को प्राचीन में अवंतिका कहते थे। आगे है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में अचानक इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया था। धनानंद की तुलना अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के रूप में की गई है ग्रीक शासकों ने। धनानंद वही थे जो जिसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। आगे है सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण क्या क्या था। जब सिकंदर भारत में आए थे तो कुछ लेखक उनके साथ आए थे, यूनानी लेखक थे, उन्होंने क्या विवरण दिया था। तो कौन कौन से लेखक आए थे, जैसे अरिस्टोब्यूलस 327 से 26 ईसा पूर्व में थे। इन्होंने युद्ध का इतिहास लिखा, और इनकी महत्वपूर्ण यह था कि एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार अरिस्टोब्यूलस को बताया था। आगे है ओनोसिक्रिटिस, वो 327 से 26 ईसा पूर्व में ही थे, उन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी। ओनोसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। इसमें महत्वपूर्ण यह था कि यह जहाजी बेड़े का चालक था। सिकंदर की जो सेना थी उसमें जहाजी बेड़े के चालक ओनोसिक्रिटस थे।
इन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी। आगे है निरयाकस। निरयाकस जो कि 327 से 26 ईसा पूर्व थे। इनकी प्रमुख रचनाएं स्ट्रेबो या एरियन का विवरण है। इसमें प्रमुख यह है कि सिकंदर के जहाजी बेड़े का ये एडमिरल था। आगे है बुद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हमने अभी भी देखा। तो हमारा ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हमने इसको कवर किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इसको याद रखिएगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन कौन से वंश हुए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये मौर्य वंश से पहले हुए हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। ये तीनों याद रखिएगा। हर्यक वंश में जो अजात शत्रु थे, इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा पर लेक्चर था। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर को हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।